आज का हमारा टॉपिक है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का विकास कैसे हुआ। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या था। पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अबहट्ट और उसके बाद आई हमारी प्रारंभिक हिंदी, जिसे हम बोलते हैं प्राचीन हिंदी। तो अपभ्रंश भाषा का विकास कैसे हुआ। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ और इसमें साहित्य का आरंभ जो हुआ, जो हमारी लिटरेचर बोली जाती है, उसका आरंभ 8वीं सदी से 13वीं सदी तक हुआ और वह हमारी पूरी जो विकसित हुई उसका साहित्य माना जाता है हमारा 14वीं सदी तक। तो इसमें हमें क्या हुआ कि अपभ्रंश का अर्थ क्या है। अपभ्रंश अप प्लस भ्रंश प्लस घन्य का शाब्दिक अर्थ है पतन, अर्थात अपभ्रंश पतन अर्थात शाब्दिक अर्थ है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा के लिए जो साहित्य यूज़ हुआ वह हमारा क्या था, अपभ्रंश था। और इसके प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे। इसके प्रमुख रचनाकार थे स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि माने जाते हैं और जिनकी रचना थी पौमचरिव्य अर्थात राम काव्य। इन्होंने अपनी रचना लिखी थी पौमचरिव्य। धनपाल, जिन्होंने भविष्यत कहा, जो अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य था, वह लिखा। और अन्य कवि थे पुष्पदंत, जिन्होंने महापुराण में जसहर चरिव्य की रचना की। सरप्पा, कडप्पा आदि बहुत सारे सिद्धनाथ भी थे जिन्होंने सिद्ध रचनाएं की। इनमें चर्यापद और दोहाकोश प्रथम थे। अपभ्रंश से आधुनिक भाषा कैसे आई। अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले सोरसेनी जो भेद है अपभ्रंश का, उसमें हमारा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आते हैं। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। खस में पहाड़ी, जो खस भाषा होती है पहाड़ी, जो सोरसेनी से प्रभावित है। ब्रांचड़, जो पंजाबी से प्रभावित है। और सिंधी, महाराष्ट्र में मराठी। तो ये हमारी भाषाएं जो हैं अपभ्रंश के भेद वाले हैं। ये अपभ्रंश के भेद हैं सोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्रांचड़ और महाराष्ट्री। अपभ्रंश के बाद जो रचना हुई, जो अपभ्रंश का रूप था परिवर्तित, वो क्या कहलाया, अबहट्ट कहलाया। अब अबहट्ट क्या है। अबहट्ट अपभ्रंश भाषा का ही विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का ही दूसरा रूप माना जाता है या अपभ्रंश का ही परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। अबहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, जिसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। यह भी 14वीं सदी तक था। इसके बाद अबहट्ट किसने कहा। इसको सबसे पहले अबहट्ट कहा अब्दुल रहमान ने, ज्योतिषर ठाकुर थे उन्होंने, दामोदर पंडित ने और विद्यापति ने अपनी भाषा को अबहट्ट कहा। विद्यापति जो हमें पता है कि मैथिल भाषा के कवि थे, मैथिली कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। तो विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतर बताते थे। वे मानते थे कि प्राकृत भाषा से ज़्यादा मेरी भाषा बहुत ही मीठी है। तो वो कहते थे कि देसिल बैना सब जन मिठा, अर्थात देसिल बैना सब जन मिठा का अर्थ है कि देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी होती है। ते तेशन जम्यो अबहट्टा, और ऐसे ही उनके लिए अबहट्ट भाषा भी बहुत ही मीठी है। अब्दुल रहमान, जिनकी रचना संदेश रासक है। दामोदर पंडित, जिनकी रचना उक्ति विक्ति प्रकरण है। ज्योतिषर ठाकुर, जिनकी रचना वर्ण रत्नाकर। और विद्यापति, जिन्होंने कीर्तिलता, कीर्तिपता का ये वाली रचनाएं लिखी हैं। रोड कवि, जिनमें राउल भेल। तो अब ये वाली रचनाएं जो हैं हमारी, ये कौन से कवि हैं। ये वो कवि हैं जिन्होंने अबहट्ट कहा, अपभ्रंश भाषा को अबहट्ट भाषा कहा। उसके बाद हमारी प्राचीन हिंदी आएगी। प्राचीन हिंदी को हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज आपके लिए सिर्फ अपभ्रंश और अबहट्ट क्या हैं, कैसे इनका विकास हुआ, इतना ही। थैंक यू।